चैप्टर 3 जीन लुइस का मामला। महाशय, युवा लड़की ने सर्जे रेनिन को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं ईस्टर की छुट्टियां अपने पिता के साथ नीस में बिता रही थी, तब मेरी मुलाकात जीन लुइस डी इम्बलवर्ल से हुई। रेनिन ने उसे बीच में टोका। माफ कीजिए मैडम, लेकिन अभी आपने इस युवक का नाम जीन लुइस वॉरोइस बताया था। यही उसका नाम भी है, उसने कहा। तो क्या उसके दो नाम हैं? मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, और इसलिए हॉटेंस की सलाह पर मैं आपकी मदद मांगने आई हूँ। ये बातचीत बुलेवार्ड हॉसमैन पर स्थित रेनिन के फ्लैट में हो रही थी, जहां हॉटेंस अपनी मित्र जेनेवे वायामाड को लेकर आई थी, जो एक दुबली पतली सुंदर छोटी सी प्राणी थी, जिसके चेहरे पर अत्यंत उदासी के भाव छाए हुए थे। रेनिन सफल होगी, मेरी बात पर विश्वास करो जेनेवीव, तुम सफल हो जाओगी रेनिन, है न? उन्होंने कहा, कृपया मुझे बाकी कहानी बताओ मैडम। जेनेविव ने आगे कहा, उस समय मेरी सगाई एक ऐसे व्यक्ति से हो चुकी थी जिससे मैं नफरत करती थी और नफरत करती थी। मेरे पिता मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे और अभी भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। जीन लुइस और मैं एक दूसरे के लिए गहरी सहानुभूति महसूस करते थे, एक सहानुभूति जो जल्द ही एक गहन और भावुक स्नेह में विकसित हुई, जो मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ दोनों पक्षों के लिए समान रूप से ईमानदार थी। पेरिस लौटने पर जीन लुइस, जो अपनी माँ और अपनी चाची के साथ देहात में रहता है, ने शहर के हमारे हिस्से में कमरे ले लिए, और जैसा कि मुझे अकेले बाहर जाने की अनुमति है, हम एक दूसरे से रोजाना मिलते थे। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी सगाई शादी के लिए हो चुकी थी। मैंने अपने पिता को ऐसा बताया, और उन्होंने यही कहा, मुझे वह व्यक्ति विशेष रूप से पसंद नहीं है, लेकिन चाहे वह हो या कोई और, मैं यही चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। तो उसे आने दो और तुम्हारा हाथ मांगने दो, अगर नहीं तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। जून के मध्य में जीन लुइस अपनी माँ और चाची के साथ मामले को सुलझाने के लिए घर गया। मुझे कुछ भावुक पत्र मिले और फिर बस ये कुछ शब्द, हमारी खुशी के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं। मैं हार मानता हूँ, मैं निराशा से पागल हो गया हूँ, मैं तुमसे पहले से कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। अलविदा और मुझे माफ कर दो। तब से मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे पत्रों और टेलीग्रामों का कोई उत्तर नहीं मिला। शायद उसे किसी और से प्यार हो गया है, रेनिन ने पूछा, या शायद कोई पुराना रिश्ता है जिसे वह नहीं भूल पा रहा है। जेनेविव ने अपना सिर हिलाया। महाशय, मेरा विश्वास करें, यदि हमारी सगाई किसी सामान्य कारण से टूट गई होती, तो मैं हॉटेंस को आपको परेशान करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन ये कुछ अलग है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जीन लुइस के जीवन में एक रहस्य है, या यूं कहें कि रहस्यों की एक अंतहीन संख्या है जो उसे बाधित करती है और उसका पीछा करती है। मैंने कभी किसी इंसान के चेहरे पर इतनी परेशानी नहीं देखी, और हमारी मुलाकात के पहले क्षण से मैं उसके अंदर एक दुख और उदासी को महसूस कर रहा था जो हमेशा बनी रही है, यहाँ तक कि उन समयों पर भी जब वह खुद को सबसे बड़े विश्वास के साथ हमारे प्यार के लिए समर्पित कर रहा था। लेकिन आपकी धारणा की पुष्टि छोटी छोटी बातों से हुई होगी, उन घटनाओं से हुई होगी जो आपको अजीब लगी। मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। उदाहरण के लिए ये दो नाम। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा था। उसने अपना परिचय किस नाम से दिया? जीन लुइस डी इम्बलेवल। लेकिन जीन लुई वॉरोइस, मेरे पिताजी उसे यही कहकर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह से उनका परिचय मेरे पिता से नाइस में एक सज्जन ने कराया था जो उन्हें जानते थे। इसके अलावा उनके पास विजिटिंग कार्ड भी हैं जिन पर उनका नाम लिखा है। क्या तुमने कभी उससे इस विषय पर सवाल नहीं किया? हाँ, मैंने 2 बार कहा है। पहली बार उसने बताया कि उसकी चाची का नाम वॉरोइस था और उसकी माँ का नाम डी इम्बलवल था, और दूसरी बार उसने मुझे इसके विपरीत बताया। उसने अपनी माँ को वॉरोइस और अपनी चाची को डी इम्बलवल बताया। मैंने उसे यह बात बताई, वह चुप हो गया और मैंने सोचा कि उससे आगे और कोई सवाल न पूछना ही बेहतर होगा। क्या वह पेरिस से दूर रहता है? ब्रिटनी में ठीक नीचे मैनोर डी एल्सेवेन में,
कारहैक से 5 मील दूर। रेनिन उठी और लड़की से गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुमसे प्यार करता है, मैडम? मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मेरे पूरे जीवन और मेरी सारी खुशियों का प्रतिनिधित्व करता है। केवल वही मुझे बचा सकता है। अगर वो नहीं बचा सकता तो 1 सप्ताह के भीतर मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हो जाएगी जिससे मैं नफरत करती हूँ। मैंने अपने पिता से वादा किया है और प्रतिबंध प्रकाशित हो चुके हैं। मैडम डेनियल और मैं आज शाम को कारहैक्स के लिए रवाना होंगे, रेनिन ने कहा। उस शाम वो और हॉर्टेंस ब्रिटनी के लिए ट्रेन में सवार हुए। वे सुबह 10 बजे कारहैक्स पहुंचे और दोपहर के भोजन के बाद 12:30 बजे वे जिले के एक प्रमुख निवासी से उधार ली गई कार में सवार हो गए। तुम थोड़ी पीली दिख रही हो, प्रिय, रेनिन ने हंसते हुए कहा जब वे एल7 के बगीचे के गेट पर उतरे। मुझे जेनेविएव से बहुत लगाव है, उसने कहा। वह मेरी एकमात्र दोस्त है और मैं डरी हुई महसूस कर रही हूँ। उन्होंने उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि केंद्रीय द्वार के दोनों ओर 2 विकेट थे जिन पर क्रमशः मैडम डी इम्बलवल और मैडम वॉरोइस के नाम अंकित थे। इनमें से प्रत्येक विकेट एक संकरे रास्ते पर खुलता था जो मुख्य मार्ग के बाईं और दाईं ओर बॉक्स और ओकुबा की झाड़ियों के बीच से गुजरता था। यह मार्ग खुद एक पुराने मनोघर की ओर जाता था जो लंबा, नीचा और सुरम्य था, लेकिन इसमें 2 भद्दे ढंग से बने, बदसूरत पंख थे जिनमें से प्रत्येक वास्तुकला की एक अलग शैली में था और प्रत्येक एक साइड पथ का गंतव्य था। जाहिर है कि मैडम डी इम्बलवल बाईं ओर और मैडम वॉरोइस दाईं ओर रहती थीं। हॉर्टेंस और रेनिन ने सुना। घर के अंदर तीखी, जल्दबाजी वाली आवाजें बहस कर रही थीं। आवाज भूतल की एक खिड़की से आ रही थी जो बगीचे के बराबर थी और पूरी लंबाई में लाल लताओं और सफ़ेद गुलाबों से ढकी हुई थी। हॉर्टेंस ने कहा, हम इससे आगे नहीं जा सकते। यह अविवेकपूर्ण होगा और भी ज्यादा तर्कपूर्ण, रेनिन ने फुसफुसाते हुए कहा। देखो, अगर हम सीधे आगे चलें तो झगड़ रहे लोगों को हम दिखाई नहीं देंगे। संघर्ष की आवाजें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं और जब वे सामने के दरवाजे के पास वाली खिड़की पर पहुंचे तो गुलाबों और लताओं के बीच से वे 2 बूढ़ी महिलाओं को ऊंची आवाज में चिल्लाते और एक दूसरे पर मुट्ठियां हिलाते हुए देख और सुन सकते थे। महिलाएं सामने एक बड़े भोजन कक्ष में खड़ी थीं, जहां मेज अभी साफ नहीं हुई थी और मेज के दूसरी ओर एक युवक बैठा था जो निस्संदेह जीन लुइस ही था, पाइप पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह उन 2 बूढ़ी वेश्याओं की परवाह कर रहा था। इनमें से एक पतली, लंबी महिला बैंगनी रेशमी पोशाक पहने हुए थी और उसके बाल घुंघराले बालों में बंधे हुए थे जो उसके क्षत विक्षत चेहरे के लिए बहुत ज्यादा पीले थे जिसके चारों ओर वे बिखरे हुए थे। दूसरी, जो और भी पतली थी लेकिन काफी छोटी थी, एक सूती ड्रेसिंग गाउन पहने हुए कमरे में इधर उधर भाग रही थी और उसका लाल रंगा हुआ चेहरा गुस्से से जल रहा था। एक बोझ, तुम वही हो, वह चिल्लाई। दुनिया की सबसे दुष्ट औरत और एक चोर। मैं चोर हूँ, दूसरा चिल्लाया। 10 फ्रैंक प्रति बत्तख के हिसाब से जो व्यापार होता है उसके बारे में क्या कहना है? क्या आप इसे चोरी नहीं कहते? अपनी जबान संभाल, नीच प्राणी। मेरे ड्रेसिंग टेबल से 50 फ्रैंक का नोट किसने चुराया? भगवान, मुझे ऐसे दुष्ट के साथ रहना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति इस अपमान से क्रोधित हो गया और उस युवक को संबोधित करते हुए चिल्लाया, जीन, क्या तुम वहां बैठोगी और मुझे अपनी इम्बलवल जैसी बदचलन औरत द्वारा अपमानित होने दोगी? और लंबे आदमी ने गुस्से से जवाब दिया, हंसी। क्या तुमने सुना, लुइस? उसे देखो, तुम्हारी वाउरोइस। उसमें एक सेवानिवृत्त बारमेड की अकड़ है। उसे रोको, है न? अचानक जीन लुइस ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटकी जिससे प्लेटें और बर्तन उछल पड़े और वह चिल्लाया, चुप हो जाओ तुम दोनों, बूढ़ी पागल। वे तुरंत उस पर टूट पड़े और उसे गालियां देने लगे। काय, पाखंडी, झूठा, तू कितना अच्छा बेटा है। एक बदचलन औरत का बेटा और तू भी कुछ खास अच्छा नहीं है। अपमान की वर्षा उस पर होने लगी। उसने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद
कर लिए और मेज पर बैठे बैठे तड़पने लगा, जैसे कोई व्यक्ति अपना धैर्य खो चुका हो और उसे खुद को संयमित करने की जरूरत हो ताकि वह अपने दुश्मन पर न गिर पड़े। रेनिन फुसफुसाया, अब अंदर जाने का समय है। उन सभी क्रोधित लोगों के बीच हॉर्टेंस ने विरोध किया। बिल्कुल, हम उन्हें उनके मुखौटे उतारकर बेहतर तरीके से देख सकेंगे। और दृढ़ निश्चयी कदमों से वह दरवाजे तक गया, उसे खोला और कमरे में प्रवेश किया। उसके पीछे हॉर्टेंस भी थी। उसके आने से स्तब्धता की भावना पैदा हुई। दोनों महिलाओं ने चिल्लाना बंद कर दिया, लेकिन उनके चेहरे अभी भी लाल थे और क्रोध से कांप रहे थे। जीन लुइस, जो बहुत पीली थी, खड़ी हो गई। सामान्य भ्रम का लाभ उठाते हुए रेनिन ने शीघ्रता से कहा, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं प्रिंस रेनिन हूँ। ये मैडम डैनियल हैं। हम मैडम जेनेविव आयामार्ड के मित्र हैं और हम उनके नाम से आए हैं। मेरे पास उनका एक पत्र है जो आपको संबोधित है, महाशय। जीन लुइस, जो पहले से ही नए लोगों के आगमन से परेशान था, जेनेविव का नाम सुनते ही पूरी तरह से उदास हो गया। बिना ये जाने कि वह क्या कह रहा था और रेनिन के विनम्र व्यवहार का जवाब देने के इरादे से, उसने अपनी बारी में दोनों महिलाओं का परिचय देने की कोशिश की और आश्चर्यजनक शब्द कहे। मेरी माँ, मैडम डी इम्ब्लेवल। मेरी माँ, मैडम वारोइस। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। रेनिन ने सिर झुकाया। हॉर्टेंस को समझ नहीं आया कि उसे किससे हाथ मिलाना चाहिए, मैडम डी इम्बलवल से, जो माँ थी, या मैडम वारोइस से, जो माँ थी। लेकिन जो हुआ वह ये था कि मैडम डी इम्बलवल और मैडम वारोइस दोनों ने एक साथ उस पत्र को छीनने की कोशिश की जिसे रेनिन जीन लुइस को पकड़ा रही थी, जबकि दोनों एक साथ बुदबुदा रही थीं। मले आयमार्ड, उसमें शीतलता थी, उसमें दुस्साहस था। फिर जीन लुइस ने अपने आप को संभाला और अपनी माँ डी इम्बलवल को पकड़कर कमरे से बाहर धकेल दिया, जो बाईं ओर के दरवाजे से बाहर थी, और अपनी माँ वारोइस को भी दाईं ओर के दरवाजे से बाहर धकेल दिया। फिर अपने दोनों आगंतुकों के पास लौटकर उसने लिफाफा खोला और धीमे स्वर में पढ़ा, 1 हफ्ते में मेरी शादी होने वाली है, जीन लुइस। मेरी मदद के लिए आओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मेरे दोस्त हॉर्टेंस और प्रिंस रेनिन तुम्हें उन बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे जो तुम्हें परेशान करती हैं। उन पर भरोसा रखो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनेविव। वो एक बहुत ही नीरस दिखने वाला युवक था, जिसका बहुत ही सांवला, दुबला और हड्डियों वाला चेहरा निश्चित रूप से जेनेविव द्वारा वर्णित उदासी और परेशानी के भावों को दर्शाता था। वास्तव में उसकी सभी परेशान विशेषताओं के साथ साथ उसकी उदास और चिंतित आंखों में भी पीड़ा के निशान दिखाई दे रहे थे। वह बार बार जेनेविव का नाम दोहरा रहा था और इधर उधर विचलित भाव से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई रास्ता तलाश रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे कुछ भी कहने को नहीं मिला। अचानक हस्तक्षेप ने उसे नुकसान पहुंचाया, जैसे कि एक अप्रत्याशित हमला जिसका सामना वह नहीं जानता था। रेनिन को लगा कि विरोधी पहले ही आह्वान पर झुक जाएगा। वह आदमी पिछले कुछ महीनों से इतनी बेतहाशा लड़ाई लड़ रहा था और जिस एकांत और जिद्दी चुप्पी में उसने शरण ली थी, उसमें उसे इतनी पीड़ा हुई थी कि वह खुद का बचाव करने के बारे में नहीं सोच रहा था। इसके अलावा वह ऐसा कैसे कर सकता था, अब जब वे उसके घृणित अस्तित्व की गोपनीयता में जबरन घुस आए थे। मेरी बात पर यकीन करिए, महाशय, रेनिन ने कहा, हम पर भरोसा करना आपके हित में है। हम जेनेविव आयामार्ड के मित्र हैं। बोलने में संकोच न करें। आपने अभी जो सुना है, उसके बाद मैं संकोच नहीं कर सकता, उसने कहा। मैं यही जीवन जीता हूँ, महाशय। मैं आपको पूरा रहस्य बता दूंगा ताकि आप इसे जेनेविव को बता सकें। तब वो समझ जाएगी कि मैं उसके पास वापस क्यों नहीं गया और मुझे ऐसा करने का अधिकार क्यों नहीं है। उसने हॉर्टेंस के लिए एक कुर्सी आगे बढ़ा दी। दोनों आदमी बैठ गए और बिना किसी अनुनय विनय की जरूरत के, बल्कि जैसे कि उसे भी अपना बोझ हल्का करने में कुछ राहत महसूस हो रही हो, उसने कहा, महाशय, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मैं अपनी कहानी को कुछ हद तक लापरवाही से बताऊं, क्योंकि असल में यह एक बहुत ही हास्यास्पद कहानी है और आपको हंसाए बिना नहीं रह सकती। किस्मत अक्सर इन मूर्खतापूर्ण चालों,
इन राक्षसी प्रहसनों को खेलकर खुद को खुश करती है, जो ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें किसी पागल या शराबी के दिमाग ने गढ़ा हो। खुद ही फैसला करें। 27 साल पहले मैनोर डी एल7, जो उस समय केवल मुख्य इमारत में था, में एक बूढ़े डॉक्टर रहते थे, जो अपनी मामूली आय बढ़ाने के लिए 1 या 2 पेइंग गेस्ट रखते थे। इस तरह मैडम डी इम्बलवल ने 1 साल गर्मियों में यहाँ और मैडम वॉरोइस ने अगली गर्मियों में यहाँ समय बिताया। अब ये दोनों महिलाएं एक दूसरे को नहीं जानती थीं। उनमें से एक की शादी एक व्यापारी जहाज के ब्रेटन से हुई थी और दूसरी की शादी वेंडी के एक वाणिज्यिक यात्री से हुई थी। ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने पतियों को एक ही समय पर खो दिया, उस समय जब उनमें से प्रत्येक एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। और चूंकि वे दोनों देहात में रहते थे, किसी भी शहर से कुछ दूरी पर, उन्होंने बूढ़े डॉक्टर को लिखा कि वे प्रसव के लिए उसके घर आने का इरादा रखते हैं। वह सहमत हो गया। वे लगभग एक ही दिन शरद ऋतु में पहुंचे। जिस कमरे में हम बैठे हैं उसके पीछे उनके लिए 2 छोटे बेडरूम तैयार किए गए थे। डॉक्टर ने एक नर्स को रखा था जो इसी कमरे में सोती थी। सब कुछ पूरी तरह से संतोषजनक था। महिलाएं अपने बच्चों के कपड़ों को अंतिम रूप दे रही थीं और एक साथ शानदार तरीके से रह रही थीं। वे दृढ़ निश्चय थीं कि उनके बच्चे लड़के ही होने चाहिए और उन्होंने क्रमशः जीन और लुइस के नाम चुने थे। एक शाम डॉक्टर को एक मामले में बुलाया गया और वह अपने नौकर के साथ अपनी गाड़ी में चला गया, ये कहते हुए कि वह अगले दिन तक वापस नहीं आएगा। अपने मालिक की अनुपस्थिति में एक छोटी लड़की जो नौकरानी के रूप में काम करती थी, अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए बाहर भागी। इन दुर्घटनाओं का नियति ने शैतानी द्वेष के साथ हिसाब चुकाया। लगभग आधी रात को मैडम डी इम्बलेवल को पहला दर्द उठा। नर्स मल्ले बुसिग्नोल ने दाई के रूप में कुछ प्रशिक्षण लिया था और उसका सिर नहीं गिरा था। लेकिन 1 घंटे बाद मैडम वॉरोइस की बारी आई और त्रासदी, या मैं कहूँ उनकी ट्रेजी कॉमेडी, 2 रोगियों की चीखों और कराहों और एक से दूसरे के पास दौड़ती, अपने भाग्य को कोसती, डॉक्टर को बुलाने के लिए खिड़की खोलती या ईश्वर की सहायता के लिए घुटनों के बल गिरती हुई नस के भ्रमित उत्तेजना के बीच निभाई गई। मैडम वॉरोइस एक बेटे को दुनिया में लाने वाली पहली महिला थीं। मल्ले बुसिग्नोल ने जल्दी से उसे यहाँ ले जाकर नहलाया, उसकी देखभाल की और उसे उसके लिए तैयार किए गए पालने में लिटा दिया। लेकिन मैडम डी इम्बलेवल दर्द से चीख रही थीं और नर्स को उसकी देखभाल करनी पड़ी, जबकि नवजात शिशु एक फंसे हुए सुअर की तरह चिल्ला रहा था और घबराई हुई माँ अपने बिस्तर से हिलने में असमर्थ बेहोश हो गई। अंधेरे और अव्यवस्था की सारी दयनीयता, बिना तेल के एकमात्र दीपक, क्योंकि नौकर ने इसे भरना भूल गया था, मोमबत्तियां जल रही थीं, हवा का कराहना, उल्लुओं का चीखना, और आप समझेंगे कि मल्ले बुसिग्नोल अपने दिमाग से डर गई थी। हालांकि सुबह के 5 बजे कई दुखद घटनाओं के बाद वह डी इम्बलेवल बच्चे के साथ यहाँ आई, जो कि एक लड़का था, उसे नहलाया और उसकी देखभाल की, उसे उसके पालने में लिटाया और मैडम वॉरोइस की मदद करने के लिए चली गई, जो अपने होश में आ गई थी और रो रही थी, जबकि मैडम डी इम्बलेवल अपनी बारी में बेहोश हो गई थी। बुसिग्नोल ने दोनों माताओं को सुला दिया था, लेकिन थकान से पागल हो चुकी थी, उसका दिमाग घूम रहा था। वह नवजात शिशुओं के पास लौटी, उसे भय से एहसास हुआ कि उसने उन्हें एक जैसे बाइंडरों में लपेटा था, उनके पैरों को एक जैसे ऊनी मोज़ों में डाला था और उन दोनों को एक ही पालने में एक साथ लिटा दिया था, ताकि लुई डी इम्बलेवल को जीन वॉरोइस से अलग करना असंभव हो जाए। मामले को और बदतर बनाने के लिए जब उसने उनमें से एक को पालने से उठाया, तो उसने पाया कि उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और उसने सांस लेना बंद कर दिया था। वो मर चुका था। उसका नाम क्या था और बचने वाली का क्या नाम था? 3 घंटे बाद डॉक्टर ने दोनों महिलाओं को उन्मत्त प्रलाप की हालत में पाया, जबकि नर्स खुद को एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर घसीट रही थी, दोनों माताओं से उसे माफ करने की विनती कर रही थी। उसने पहले मुझे एक के सामने, फिर दूसरे के सामने उनके दुलार पाने के लिए बढ़ाया, क्योंकि मैं जीवित बच्चा था और उन्होंने पहले मुझे चूमा और फिर मुझे धक्का दे दिया। आखिरकार मैं कौन था? विधवा मैडम डी इम्बलेवल और दिवंगत व्यापारी कप्तान का बेटा, या विधवा मैडम वॉरोइस और दिवंगत वाणिज्यिक यात्री का बेटा? ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे वे बता सकें।
डॉक्टर ने दोनों माताओं से अपने अधिकारों का त्याग करने की विनती की, कम से कम कानूनी दृष्टिकोण से, ताकि मुझे या तो लुई डी इम्बलवल या जीन वॉरोइस कहा जा सके। उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया। क्यों जीन वॉरोइस, अगर वह डी इम्बलवल है? एक ने विरोध किया। क्यों लुई डी इम्बलवल, अगर वह वॉरोइस है? दूसरे ने जवाब दिया। और मुझे जीन लुइस के नाम से पंजीकृत किया गया, जो एक अज्ञात पिता और माता का बेटा था। राजकुमार रेनिन चुपचाप सुन रहा था, लेकिन जैसे जैसे कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, हॉर्टेंस ने एक ऐसी हंसी का इजहार किया जिसे वह अब और रोक नहीं पाए और अचानक, अपने सभी प्रयासों के बावजूद, वह बेतहाशा हंसी में फूट पड़ी। मुझे माफ कर दो, उसने कहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ कर दो, यह मेरी नसों के लिए बहुत ज्यादा है। माफी मत मांगिए मैडम, युवक ने नरमी से, बिना किसी नाराजगी के स्वर में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मेरी कहानी हास्यास्पद है। मैं, किसी से भी बेहतर, जानता हूँ कि यह कितनी बेतुकी, कितनी निरर्थक है। हाँ, पूरी बात बिल्कुल विचित्र है। लेकिन मेरा विश्वास करो जब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वास्तव में यह कोई मजाक नहीं था। यह एक हास्यास्पद स्थिति लगती है और परिस्थितियों के बल पर यह हास्यास्पद बनी रहती है, लेकिन ये भयानक भी है। तुम खुद ही देख सकते हो, है न? दोनों माएं, जिनमें से किसी को भी यकीन नहीं था कि वह माँ है, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था कि वह माँ नहीं है, दोनों जीन लुइस से चिपकी हुई थीं। वह एक अजनबी हो सकता था, दूसरी ओर, वह उनका अपना खून और मांस हो सकता था। वे उससे बहुत प्यार करती थीं और उसके लिए जमकर लड़ती थीं। और, सबसे बढ़कर, वे दोनों एक दूसरे से घातक घृणा करने लगीं। चरित्र और शिक्षा में पूरी तरह से भिन्न और साथ रहने के लिए बाध्य, क्योंकि कोई भी अपनी संभावित मातृत्व का लाभ छोड़ने को तैयार नहीं था। वे एक दूसरे के साथ अपूरणीय दुश्मनों की तरह जीवन जी रहे थे जो कभी भी अपने हथियार नहीं रख सकते। मैं इस घृणा के बीच बड़ा हुआ और यह उन दोनों ने मेरे अंदर भर दी। जब मेरा बचपना भरा दिल स्नेह के लिए तरसता हुआ मुझे उनमें से किसी एक की ओर आकर्षित करता, तो दूसरा मुझे उसके प्रति घृणा और अवमानना से भर देता। इस जागीर घर में, जिसे उन्होंने बूढ़े डॉक्टर की मृत्यु पर खरीदा था और जिसमें उन्होंने 2 पंख जोड़े थे, मैं अनिच्छिक रूप से यातना देने वाला और उनका दैनिक शिकार था। एक बच्चे के रूप में प्रताड़ित और एक युवा के रूप में सबसे घिनौना जीवन जीते हुए, मुझे संदेह है कि पृथ्वी पर किसी ने कभी मुझसे अधिक पीड़ा झेली होगी। तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए था, हॉर्टेंस ने कहा, जिसकी हंसी बंद हो गई थी। कोई अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, और उन 2 महिलाओं में से एक मेरी माँ थी। और एक महिला अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, और उनमें से प्रत्येक को यह मानने का अधिकार था कि मैं उसका बेटा हूँ। हम तीनों एक साथ अपराधियों की तरह जंजीरों में जकड़े हुए थे, दुख, करुणा, संदेह और साथ ही इस उम्मीद की जंजीरों में कि शायद एक दिन सच्चाई सामने आ जाए। और हम तीनों यहाँ हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं और अपने बर्बाद जीवन के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। ओह, क्या बकवास है! और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। टूटे हुए बंधन फिर से जुड़ गए। केवल इस गर्मी में, जेनेविएव के प्रति अपने प्यार की प्रेरणा के तहत, मैंने खुद को मुक्त करने की कोशिश की और उन 2 महिलाओं को मनाने की पूरी कोशिश की जिन्हें मैं माँ कहता हूँ। और फिर, मैं उनकी शिकायतों, पत्नी के प्रति उनकी तत्काल घृणा, उस अजनबी के प्रति, जिसे मैं उन पर थोपने का प्रस्ताव कर रहा था, के खिलाफ था। मैंने हार मान ली। मैडम डी इम्बलवल और मैडम वॉरोइस के बीच जेनेविएव का यहाँ कैसा जीवन होता? उसे प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं था। जीन लुइस, जो धीरे धीरे उत्तेजित हो रहा था, ने दृढ़ स्वर में ये अंतिम शब्द कहे, मानो वह चाहता हो कि उसके आचरण को कर्तव्यनिष्ठ उद्देश्यों और कर्तव्य की भावना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। वास्तव में, जैसा कि रेनिन और हॉर्टेंस ने स्पष्ट रूप से देखा, उसका स्वभाव असामान्य रूप से कमजोर था, जो उस हास्यास्पद स्थिति के खिलाफ प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था जिससे वह बचपन से ही पीड़ित था और जिसे वह अंतिम और अपूरणीय मानता था। उसने इसे ऐसे सहन किया जैसे कोई व्यक्ति क्रॉस को सहन करता है जिसे त्यागने का उसे कोई अधिकार नहीं है,
और साथ ही वह इससे शर्मिंदा भी था। उसने उपहास के डर से जेनेविएव से इसके बारे में कभी बात नहीं की थी, और बाद में अपने जेल में लौटने पर वो आदत और कमजोरी के कारण वहीं रहा। वो लिखने की मेज के सामने बैठ गया और जल्दी से एक पत्र लिखकर रेनिन को सौंप दिया। क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि यह नोट इमाद को दे देंगे और उससे एक बार फिर मुझे माफ़ करने की विनती करेंगे। रेनिन ने कोई हरकत नहीं की और जब दूसरे ने पत्र उस पर थोपा तो उसने उसे उठाकर फाड़ दिया। इसका क्या मतलब है? युवक ने पूछा। इसका मतलब है कि मैं खुद को किसी भी संदेश से चार्ज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हमारे साथ आ रहे हो। हाँ, तुम कल इमाद से मिलोगे और उससे शादी का प्रस्ताव रखोगे। जीन लुइस ने रेनिन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, मानो वह सोच रहा हो, यह एक आदमी है जो मेरी बताई हुई एक भी बात नहीं समझ पाया है। लेकिन हॉर्टेंस रेनिन के पास गई। आप क्यों कहते हो कि? क्योंकि यह वैसा ही होगा जैसा मैं कहूँगा। लेकिन आपके पास तो अपने कारण होंगे। केवल एक, लेकिन ये पर्याप्त होगा, बशर्ते कि यह सज्जन मेरी पूछताछ में मेरी मदद करने के लिए इतने दयालु हों। पूछताछ? किस उद्देश्य से? युवक ने पूछा। ये साबित करने के उद्देश्य से कि आपकी कहानी पूरी तरह सटीक नहीं है। जीन लुइस को इस बात पर नाराजगी हुई। महाशय, मैं आपसे यह विश्वास करने के लिए कहूँगा कि मैंने ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा है जो पूर्णतः सत्य न हो। मैंने अपनी बात को बहुत खराब तरीके से व्यक्त किया, रेनिन ने बहुत ही विनम्रता से कहा। निश्चित रूप से आपने एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा है जो आपके विश्वास के अनुसार सत्य से मेल नहीं खाता हो। लेकिन सत्य वह नहीं है, वह हो ही नहीं सकता जिसे आप मानते हैं। युवक ने अपनी बाहें जोड़ लीं। किसी भी मामले में, महाशय, ऐसा लगता है कि मुझे आपसे बेहतर सच्चाई पता होनी चाहिए। क्यों बेहतर? उस दुखद रात को जो कुछ हुआ, वह आपको केवल दूसरे व्यक्ति से ही पता चल सकता है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। नहीं मैडम डी इम्बलवल और मैडम वॉरो इसके पास। किस बात का कोई सबूत नहीं? जीन लुइस ने धैर्य खोते हुए कहा। जो भ्रम की स्थिति बनी उसका कोई सबूत नहीं मिला। क्या? क्यों? ये तो बिल्कुल निश्चित है। दोनों बच्चों को एक ही पालने में लिटाया गया था, एक दूसरे से अलग करने के लिए कोई निशान नहीं था, और नज़ ये बताने में असमर्थ थी। कम से कम, उसका तो यही कहना है, रेनिन ने बीच में टोकते हुए कहा। वह क्या है? उसका संस्करण। लेकिन आप महिला पर आरोप लगा रहे हैं। मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। आप उस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। और उसे झूठ क्यों बोलना चाहिए? उसे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उसके आंसू और निराशा उसके अच्छे विश्वास का सबूत हैं। क्योंकि आखिरकार दो माताएं वहां थीं। उन्होंने महिला को रोते हुए देखा। उन्होंने उससे सवाल किए, और फिर, मैं दोहराता हूँ, उसे क्या दिलचस्पी थी? जीन लुइस बहुत उत्साहित था। उसके पास ही मैडम डी इम्बलवल और मैडम वॉरोइस खड़ी थीं, जो निस्संदेह दरवाजे के पीछे से सुन रही थीं और जो चुपके से कमरे में दाखिल हुई थीं, चकित होकर हकलाते हुए खड़ी थीं। नहीं, नहीं, यह असंभव है। हमने उससे बार बार पूछताछ की है। वह झूठ क्यों बोलेगी? बोलो, महाशय, बोलो, जीन लुइस ने आदेश दिया। अपनी बात स्पष्ट करो। एक परम सत्य पर संदेह करने की कोशिश करने के अपने कारण बताओ। क्योंकि यह सत्य अस्वीकार्य है, रेनिन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा और इतना उत्तेजित हो गए कि उन्होंने मेज थपथपाकर अपनी बात समाप्त की। नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती। नहीं, भाग्य क्रूरता की ऐसी परिष्कार नहीं दिखाता और संयोग के साथ संयोग की ऐसी बेतहाशा फिजूल खर्ची नहीं होती। ये पहले से ही एक अभूतपूर्व संयोग था कि जिस रात डॉक्टर, उसका नौकर और उसकी नौकरानी घर से बाहर थे, उसी रात दोनों महिलाओं को एक ही समय पर प्रसव पीड़ा हुई और एक ही समय में 2 बेटों का जन्म हुआ। हमें इससे भी अधिक असाधारण घटना नहीं जोड़ने दीजिए। बहुत हो गई अजीबोगरीब बातें। बहुत हो गई दिए बुझ जाना और मोमबत्तियां जलना बंद कर देना। नहीं और फिर नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है कि एक दाई अपने काम के आवश्यक विवरणों में भ्रमित हो जाए, चाहे वह परिस्थितियों की अप्रत्याशित प्रकृति से कितनी भी भ्रमित क्यों न हो। सहज बोध का एक अवशेष अभी भी सतर्क है,
ताकि प्रत्येक बच्चे के लिए एक जगह तैयार की जाए और प्रत्येक को दूसरे से अलग रखा जाए। पहला बच्चा यहाँ है, दूसरा वहाँ है। भले ही वे एक दूसरे के बगल में लेटे हों, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। भले ही वे एक ही तरह के बाइंडर में लिपटे हों, कुछ छोटी छोटी बातें अलग अलग होती हैं। एक छोटी सी बात जो स्मृति द्वारा दर्ज की जाती है और जो बिना किसी विचार विमर्श की आवश्यकता के अनिवार्य रूप से मन में वापस आ जाती है। भ्रम। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। एक को दूसरे से अलग करना असंभव है। ये सच नहीं है। कल्पना की दुनिया में, हाँ, कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार की शानदार दुर्घटनाओं की कल्पना कर सकता है और विरोधाभास पर विरोधाभास ढेर कर सकता है। लेकिन वास्तविकता की दुनिया में, वास्तविकता के केंद्र में हमेशा एक निश्चित बिंदु, एक ठोस नाभिक होता है, जिसके बारे में तथ्य तार्किक क्रम के अनुसार खुद को समूहीकृत करते हैं। इसलिए मैं सबसे सकारात्मक रूप से घोषणा करता हूं कि नस बोसिग्नोल 2 बच्चों को मिला नहीं सकती थी। ये सब उन्होंने निर्णायक ढंग से कहा, मानो वे उस रात वहां उपस्थित थे, और उनकी समझाने की शक्ति इतनी अधिक थी कि पहले ही क्षण से उन्होंने उन लोगों की निश्चिंतता को हिला दिया, जिन्होंने एक चौथाई शताब्दी से भी अधिक समय तक कभी संदेह नहीं किया था। दोनों औरतें और उनका बेटा उसके चारों ओर लिपट गए और बेदम बेचैनी के साथ उससे पूछने लगे, तो फिर आपको लगता है कि वह जान सकती है, कि वह हमें बता सकती है? उन्होंने स्वयं को सुधारा। मैं न तो हाँ कहता हूँ और न ही ना। मैं बस इतना कहता हूँ कि उन घंटों के दौरान उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो उसके बयानों और वास्तविकता से मेल नहीं खाता। आप तीनों पर जो विशाल और असहनीय रहस्य हावी है, वह क्षणिक लापरवाही से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से उत्पन्न हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वह जानती है। यही मेरा मानना है और यही हुआ। जीन लुइस ने भारी आवाज में कहा, वह जीवित है, वह कारहैक्स में रहती है, हम उसे बुला सकते हैं। हॉटेंस ने तुरंत प्रस्ताव रखा, क्या तुम चाहोगी कि मैं उसके पास जाऊं? मैं मोटर लेकर उसे अपने साथ वापस ले आऊंगा। वो कहाँ रहती है? शहर के बीच में, एक छोटी सी दुकान पर। ड्राइवर तुम्हें दिखा देगा। मल्ले, बोसिग्नोल, हर कोई उसे जानता है। और आप जो भी करें, रेनिन ने कहा, उसे किसी भी तरह से चेतावनी न दें। अगर वह असहज है, तो उतना ही अच्छा है। लेकिन उसे यह न बताएं कि हम उससे क्या चाहते हैं। 20 मिनट एकदम खामोशी में बीते। रेनिन कमरे में चहलकदमी कर रही थी, जिसमें बढ़िया पुराना फर्नीचर, सुंदर टेपेस्ट्री, अच्छी तरह से बंधी हुई किताबें और सुंदर छोटी छोटी चीजें जीन लुइस में कला के प्रति प्रेम और शैली की खोज को दर्शाती थीं। ये कमरा वास्तव में उसका था। दोनों तरफ के अपार्टमेंट में, खुले दरवाजों से, रेनिन दोनों माताओं के खराब स्वाद को नोटिस करने में सक्षम थी। वह जीन लुइस के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, क्या वे संपन्न हैं? हाँ, और आप? उन्होंने मुझे जागीर घर और उसके आसपास की सारी जमीन दे दी, जिससे मैं पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। क्या उनका कोई रिश्तेदार है? दोनों बहनें हैं। वे किसके साथ रहने जा सकते थे? हाँ, और उन्होंने कभी कभी ऐसा करने के बारे में सोचा भी है। लेकिन इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता। एक बार फिर, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इस बीच कार वापस आ गई। दोनों महिलाएं जल्दी से उठकर बोलने के लिए तैयार हो गईं। इसे मुझ पर छोड़ दो, रेनिन ने कहा, और मैं जो कुछ भी कहूँ उससे आश्चर्यचकित मत हो। यह उससे सवाल पूछने का मामला नहीं है, बल्कि उसे डराने, उसे परेशान करने का मामला है। अचानक हमला, उसने अपने दांतों के बीच जोड़ा। कार लॉन के चारों ओर घूमी और खिड़की के बाहर आकर रुकी। हॉटेंस ने बाहर निकलकर एक बूढ़ी औरत को उतरने में मदद की, जो एक घुमावदार लिनेन टोपी, एक काले मखमल की चोली और एक भारी स्कर्ट पहने हुए थी। बूढ़ी औरत बहुत घबराई हुई हालत में अंदर आई। उसका चेहरा नेवले जैसा नुकीला था और उसका मुंह बाहर निकले हुए दांतों से भरा हुआ था। क्या बात है, मैडम डी इम्बलवल? उसने डरते डरते उस कमरे में कदम रखते हुए पूछा, जहां से डॉक्टर ने उसे एक बार खदेड़ा था। आपका दिन शुभ हो, मैडम वरोइस। महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। रेनिन आगे आई और सख्ती से बोली, मैले,
बॉसिग्नोल, मुझे पेरिस पुलिस ने 27 साल पहले यहाँ हुई एक त्रासदी पर प्रकाश डालने के लिए भेजा है। मुझे अभी अभी सबूत मिले हैं कि आपने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और आपकी झूठी घोषणाओं के परिणामस्वरूप उस रात पैदा हुए बच्चों में से एक का जन्म प्रमाण पत्र गलत है। अब जन्म प्रमाण पत्र के मामले में झूठी घोषणाएं कानून द्वारा दंडनीय अपराध हैं। इसलिए मैं आपको पूछताछ के लिए पेरिस ले जाने के लिए बाध्य हूँ। जब तक कि आप यहाँ और अभी वह सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार न हो जो आपके अपराध के परिणामों को ठीक कर सकता है। बूढ़ी नौकरानी का शरीर कांप रहा था, उसके दांत किटकिटा रहे थे। वो स्पष्ट रूप से रेनिन के प्रतिरोध का जरा भी विरोध करने में असमर्थ थी। क्या तुम सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हो? उसने पूछा। हाँ, वो हौंफते हुए बोली। बिना देर किए, मुझे ट्रेन पकड़नी है, काम तुरंत निपटाना है। अगर तुम जरा भी हिचकिचाहट दिखाओगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। क्या तुमने बात करने का मन बना लिया है? हाँ, उन्होंने जीन लुइस की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सज्जन किसके बेटे हैं? मैडम डी इम्बलवाल के। नहीं, मैडम वॉरोइस, इसलिए नहीं। दोनों उत्तरों पर स्तब्धकारी मौन छा गया। अपना स्पष्टीकरण दो, रेनिन ने अपनी घड़ी देखते हुए आदेश दिया। तब मैडम बूसिग्नोल घुटनों के बल गिर पड़ी और इतनी धीमी तथा नीरस आवाज में बोली कि उन्हें उनके ऊपर झुकना पड़ा ताकि वे समझ सके कि वे क्या बुदबुदा रही थीं। शाम को कोई आया। एक सज्जन व्यक्ति अपने साथ एक नवजात शिशु को कंबल में लपेटे हुए लेकर आया, जिसकी देखभाल वह डॉक्टर से करवाना चाहता था। चूंकि डॉक्टर वहां नहीं था, इसलिए वह पूरी रात इंतजार करता रहा और उसने ही यह सब किया। क्या किया? रेनिन ने पूछा। उसने क्या किया? क्या हुआ? अच्छा, जो हुआ वह ये था कि एक बच्चा नहीं बल्कि 2 बच्चे मरे थे। मैडम डी इम्बलवल और मैडम वॉरोइस दोनों की मृत्यु ऐंठन के कारण हुई थी। तब सज्जन ने ये देखकर कहा, इससे मुझे पता चलता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए कि मेरा अपना लड़का खुश रहे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो। उसे मृत बच्चों में से किसी एक की जगह पर रख दो। उन्होंने मुझे एक बड़ी रकम की पेशकश की, ये कहते हुए कि इस एक भुगतान से उन्हें हर महीने अपने बच्चे के लिए खर्च करने से छुटकारा मिल जाएगा, और मैंने स्वीकार कर लिया। केवल मुझे नहीं पता था कि उसे किसके स्थान पर रखना है और क्या कहना है कि लड़का लुई डी इम्बलवल था या जीन वॉरोइस। सज्जन ने एक पल सोचा और कहा कि दोनों में से कोई नहीं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे क्या करना है और उनके जाने के बाद मुझे क्या कहना है। और जब मैं उनके लड़के को मृत बच्चों में से एक की तरह बनियान और बाइंडा पहना रहा था, तो उन्होंने दूसरे को अपने साथ लाए कंबल में लपेटा और रात में बाहर चले गए। MLLE बॉसिग्नोल ने अपना सिर झुकाया और रो पड़ी। एक क्षण के बाद रेनिन ने कहा, आपका बयान मेरी जांच के परिणाम से सहमत है। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, और जहाँ तक मेरा सवाल है, क्या ये खत्म हो गया है? वे पूरे जिले में इस बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं। ओह, बस एक और सवाल, क्या आप उस आदमी का नाम जानते हैं? नहीं, उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। क्या तुमने उसे कभी देखा है? कभी नहीं। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं। क्या आप अपने कबूलनामे के लिखित पाठ पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं? हाँ, बहुत अच्छा। मैं 1 या 2 सप्ताह में तुम्हें बुला लूंगा। तब तक किसी से एक शब्द भी नहीं कहना। उसने उसे दरवाज़ा तक छोड़ा और उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वह वापस लौटा, तो जीन लुइस 2 बूढ़ी महिलाओं के बीच में थी और तीनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थीं। घृणा और दुख का बंधन जो उन्हें बांधे हुए था, अचानक टूट गया था, और इस टूटने ने उन्हें इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता के बिना उन्हें एक सौम्य शांति से भर दिया, जिसका उन्हें शायद ही एहसास था, लेकिन जिसने उन्हें गंभीर और विचारशील बना दिया। रेनिन ने हॉर्टेंस से कहा, चलो जल्दी जल्दी काम करते हैं। ये लड़ाई का निर्णायक क्षण है। हमें जीन लुइस को साथ लेना होगा। हॉर्टेंस बहुत व्यस्त लग रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आपने उस महिला को क्यों जाने दिया? क्या आप उसके बयान से संतुष्ट थे? मुझे संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है।
उसने हमें बताया कि क्या हुआ था। आपको इससे अधिक क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे मेरे प्रिय। फिलहाल मैं फिर से कहता हूँ, हमें जीन लुइस को शामिल करना होगा। और तुरंत, अन्यथा वह युवक की ओर मुड़ा। आप मुझसे सहमत हैं, है न, कि हालात जैसे हैं, आपके और मैडम वॉरोइस और मैडम डी इम्बरवल के लिए कुछ समय के लिए अलग हो जाना सबसे अच्छा है। इससे आप सभी मामलों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और पूरी स्वतंत्रता के साथ निर्णय ले पाएंगे कि क्या करना है। हमारे साथ आइए, महाशय। सबसे जरूरी काम है अपनी मंगेतर जेनेविएव आयामाड को बचाना। जीन लुइस उलझन में और अनिर्णित खड़ी थी। रेनिन ने दोनों महिलाओं की ओर देखा। मुझे यकीन है, देवियों, आपकी भी यही राय है। उन्होंने सिर हिलाया। देखिए, महाशय, उन्होंने जीन लुइस से कहा, हम सभी सहमत हैं। बड़े संकटों में अलगाव से बढ़कर कुछ नहीं होता। कुछ दिनों की राहत। अब जल्दी करें, महाशय। और उसे कोई हिचकिचाहट महसूस किए बिना वह उसे सामान पैक करने के लिए अपने शयन कक्ष की ओर ले गया। आधे घंटे बाद जीन लुइस अपने नए दोस्तों के साथ मनो घर से चला गया। और वह तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, रेनिन ने हॉर्टेंस से कहा, जब वे कार एक स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे, जहां कार उन्हें ले गई थी, जबकि जीन लुइस अपने सामान की देखभाल कर रहा था। सब कुछ बढ़िया है। क्या तुम संतुष्ट हो? हाँ, जेनेविएव खुश होगी, उसने अनुपस्थित भाव से उत्तर दिया। जब वे ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गए, तो रेनिन और वह डाइनिंग कार में पहुंचे। रेनिन, जिसने हॉर्टेंस से कई सवाल पूछे थे, जिनका उसने केवल एक शब्द में जवाब दिया था, ने विरोध किया। क्या बात है तुम्हें, मेरे बच्चे? तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। मैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब कोई रहस्य नहीं, कोई रहस्य नहीं। वह मुस्कुराए। ठीक है, चूंकि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं संतुष्ट हूँ, तो मुझे ये स्वीकार करना होगा कि निश्चित रूप से मैं संतुष्ट हूँ। जहाँ तक मेरी मित्र जेनेविएव का सवाल है, लेकिन दूसरे पहलू से साहसिक कार्य के दृष्टिकोण से मुझे एक असहज प्रकार की अनुभूति हो रही है। सच कहूँ तो इस बार मैंने आपको डगमगाया नहीं। बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें एक गौण भूमिका निभाई है। आखिर मैंने क्या किया है? हम पहुंच गए। हमने जीन लुइस की दुख भरी कहानी सुनी। मैंने एक दाई को बुलाया। और बस इतना ही। बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बस इतना ही था, और मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। सच बताऊं तो हमारे अन्य रोमांचों ने उनके पीछे एक छाप छोड़ी है जो, मैं इसे कैसे कहूँ, अधिक निश्चित, स्पष्ट थी। और ये तुम्हें अस्पष्ट लगता है। अस्पष्ट, हाँ, और अधूरा। लेकिन किस तरह से, मुझे नहीं पता। शायद इसका उस महिला के कबूलनामे से कुछ लेना देना है। हाँ, बहुत संभव है कि यही हो। ये सब इतना अप्रत्याशित और इतना छोटा था। ठीक है, बेशक मैंने इसे छोटा कर दिया, जैसा कि आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं। रेनिन ने हंसते हुए कहा, हमें बहुत अधिक स्पष्टीकरण नहीं चाहिए था। आपका क्या मतलब है? क्यों? यदि उसने बहुत अधिक विस्तार से स्पष्टीकरण दिया होता, तो हमें अंततः उसकी बातों पर संदेह हो जाता। इस पर संदेह करके, अच्छा छोड़ो, ये कहानी तो बिल्कुल बेबुनियाद है। वह आदमी रात को आया, अपनी जेब में एक जिंदा बच्चा लेकर, और एक मरा हुआ बच्चा लेकर चला गया। ये बात सच नहीं है। लेकिन देखो, मेरी प्यारी, मेरे पास उस बदकिस्मत औरत को उसके किरदार के बारे में समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं था। हॉर्टेंस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? खैर, तुम्हें पता है कि ये देहाती औरतें कितनी मंदबुद्धि होती हैं। और उसके और मेरे पास समय नहीं था, इसलिए हमने जल्दी में एक छोटा सा दृश्य तैयार किया। और उसने वास्तव में इसे इतना बुरा अभिनय नहीं किया। ये सब सही तरीके से किया गया था। आतंक, थरथराहट, आंसू। क्या ये संभव है? हॉर्टेंस ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या ये संभव है? तुमने उसे पहले देखा था। मुझे तो ये करना ही था, बेशक। लेकिन जब, आज सुबह, जब हम पहुंचे, जब आप कारहैक्स के होटल में खुद को सजा रहे थे,
मैं ये देखने के लिए इधर उधर भाग रहा था कि मैं क्या जानकारी जुटा सकता हूँ। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, जिले में हर कोई डी इम्बलवर्ल वॉरोइस की कहानी जानता है। मुझे तुरंत पूर्वदाई मल्ली बोसिग्नोल के पास भेजा गया। मल्ली बोसिग्नोल के साथ इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। जो कुछ हुआ था उसका नया संस्करण तैयार करने में 3 मिनट लगे और उसे मनो हाउस के लोगों के सामने उस कमोबेश विश्वसनीय संस्करण को दोहराने के लिए राजी करने में 10,000 फ्रैंक लगे। एक बहुत ही अविश्वसनीय संस्करण। इतना भी बुरा नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने इस पर विश्वास किया और बाकी लोगों ने भी। और यही सबसे जरूरी बात थी। मुझे जो करना था वह एक ही झटके में उस सत्य को ध्वस्त करना था जो 27 सालों से अस्तित्व में था और जो और भी ज्यादा मजबूती से स्थापित था क्योंकि यह वास्तविक तथ्यों पर आधारित था। यही कारण था कि मैंने अपनी पूरी ताकत से इस पर हमला किया और सिर्फ वाक्पटुता के बल पर इस पर हमला किया। बच्चों की पहचान करना असंभव है। मैं इससे इनकार करता हूँ। अपरिहार्य भ्रम। ये सच नहीं है। तुम तीनों, मैंने कहा, किसी ऐसी चीज के शिकार हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता लेकिन जिसे साफ करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह आसानी से किया जा सकता है, जीन लुइस ने कहा, जिसका विश्वास एक बार में डगमगा गया। चलो एल बोसिग्नोल को बुलाते हैं। ठीक है, चलो उसे बुलाते हैं। इसके बाद मैडम बोसिग्नोल आती हैं और वह छोटी सी बात बुदबुदाती हैं जो मैंने उन्हें सिखाई थी। सनसनी, सामान्य स्तब्धता, जिसका फायदा उठाकर मैं हमारे नौजवान को ले जाती हूँ। हॉटेंस ने अपना सिर हिलाया। लेकिन वे तीनों ही इस पर विचार करके इससे उबर जाएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। शायद उन्हें संदेह होगा, लेकिन वे कभी भी निश्चित महसूस करने के लिए सहमत नहीं होंगे। वे कभी भी सोचने के लिए सहमत नहीं होंगे। अपनी कल्पना का उपयोग करें। यहाँ 3 लोग हैं जिन्हें मैंने उस नरक से बचाया है जिसमें वे 1/4 सदी से भटक रहे थे। क्या आपको लगता है कि वे वापस उसी नरक में जा रहे हैं? यहाँ 3 लोग हैं जो कमजोरी या कर्तव्य की झूठी भावना के कारण भागने का साहस नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि वे उस आज़ादी से मौत की तरह चिपक नहीं जाएंगे जो मैं उन्हें दे रहा हूँ? बकवास। क्यों? वे उस धोखे को निगल जाते जो पचाने में दुगुना मुश्किल होता, जो मल्ले बोसिग्नोल ने उनके लिए परोसा था। आखिरकार मेरा संस्करण सच्चाई से ज्यादा बेतुका नहीं था, इसके विपरीत, और उन्होंने इसे पूरा निगल लिया। इसे देखें, हमारे जाने से पहले मैंने मैडम डी इम्बलवर्ल और मैडम वॉरोइस को तुरंत हटाए जाने की बात करते हुए सुना। वे एक दूसरे को आखिरी बार देखने के विचार से पहले से ही काफी स्नेही हो रहे थे। लेकिन जीन लुइस के बारे में क्या? जीन लुइस, क्यों? वो अपनी 2 माताओं से तंग आ चुका था। भगवान की कसम, कोई भी व्यक्ति जीवन में 2 माताओं के साथ नहीं रह सकता। कैसी स्थिति है? और जब किसी को 2 माताओं या एक भी मां न होने के बीच चयन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो भगवान का शुक्र है, कोई संकोच क्यों नहीं करता। और इसके अलावा जीन लुइस जेनेविएव से प्यार करता है। वह हंसा, और वह उससे इतना प्यार करता है, मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि वह उस पर 2 सांसें नहीं थोपेगा। चलो, तुम अपने मन में निश्चिंत रहो। तुम्हारे दोस्त की खुशी पक्की है और यही तुमने मांगा था। जो मायने रखता है वह है कि हम क्या हासिल करते हैं, न कि हमारे द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों की कमोबेश अनोखी प्रकृति। और अगर कुछ रोमांच खत्म हो जाते हैं और कुछ रहस्यों को सिगरेट के टुकड़े या आग लगाने वाली पानी की बोतलें और धधकते हिट बॉक्स की तलाश करके और उन्हें पाकर सुलझाया जाता है, जैसा कि हमारे पिछले अभियान में हुआ था, तो अन्य के लिए मनोविज्ञान और विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक समाधान की आवश्यकता होती है। मैंने बोल दिया है, और मैं तुम्हें चुप रहने का आदेश देता हूँ। चुपचाप। हाँ, हमारे पीछे एक पुरुष और एक महिला बैठे हैं जो कुछ असामान्य, दिलचस्प बातें कह रहे हैं, लेकिन वे फुसफुसाकर बात कर रहे हैं। ठीक है, जब लोग फुसफुसाकर बात करते हैं तो हमेशा कुछ संदिग्ध बातें ही होती हैं। उसने सिगरेट जलाई और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। हॉटेंस ने उसकी बात सुनी, लेकिन व्यर्थ। जहां तक उसकी बात है, वह धीरे धीरे धुआं छोड़ रहा था।
15 मिनट बाद ट्रेन रुकी और वह आदमी और औरत बाहर निकल आए। दुर्भाग्य की बात है, रेनिन ने कहा, कि मैं उनके नाम नहीं जानती या यह नहीं जानती कि वे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। मेरे प्रिय, हमारे सामने एक नया रोमांच है। हॉर्टेंस ने विरोध किया। ओह नहीं, कृपया अभी नहीं। मुझे थोड़ा आराम करने दो। और क्या हमें जेनेविएव के बारे में नहीं सोचना चाहिए? वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। क्यों, ये सब खत्म हो गया? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम उस पुरानी कहानी पर और समय बर्बाद करना चाहती हो? खैर, मैं अपनी ओर से यह स्वीकार करती हूँ कि 2 स्तनों वाले आदमी में मेरी सारी रुचि खत्म हो गई है। और यह बात इतनी हास्यपूर्ण लहजे में और इतनी विचलित करने वाली ईमानदारी से कही गई थी कि हॉर्टेंस एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। केवल हंसी ही उसकी बेचैन नसों को शांत करने और उसे कई विरोधाभासी भावनाओं से विचलित करने में सक्षम थी।